अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे, बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं। मेरी मुश्किलें कितनी बड़ी हैं, मुश्किलों से कहो मेरा ईश्वर कितना बड़ा है। क्या बात है। तुम तो मिनी पाकिस्तान बोला जाता था बंगाल को। वहाँ कांग्रेस चिंता है, जहां कांग्रेस का विकल्प लोगों को मिल गया, वे हमको भाजपा को वोट नहीं देना तो सपा को देंगे, बसपा को देंगे, तृणमूल को देंगे, वहां कांग्रेस साफ हो जाती है। और कांग्रेस की खासियत है कि जहां से एक बार साफ हो गई वहां लौट के नहीं आती। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा इशू क्या है कि मैं विपक्ष के नेता का पद दिल्ली में खूंटी पर टांग आया हूं। मोदी जी ने जो मीटिंग करा था कैबिनेट मिनिस्ट्री को लेकर के, सेंट्रल मिनिस्ट्री की बात करूं मैं, उसको आप कैसे देखते हैं? उसमें कुछ ऐसी रूमर्स आ रही है, अफवाहें आ रही है कि कुछ जो मिनिस्टर्स है, कैबिनेट मिनिस्टर्स जो हैं बीजेपी के, चेंज होने वाले हैं। आज हम शुरुआत करेंगे कुछ क्वेश्चंस के साथ जो जनता की तरफ से आए हैं। और सुरेंद्र जी, हम चाहेंगे कि आप उन सारे सवालों का बढ़िया से जवाब देंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला है हमारे लिए। सारी क्रिएटिव टीम का मैं धन्यवाद देता हूं। निश्चित तौर पर जब संवाद होगा तो एक मंथन होता है और मंथन से अमृत ही निकलता है। तो आपके और हमारे संवाद से कुछ इस प्रदेश के निवासियों के लिए, इस देश के निवासियों के लिए कुछ नई बातें निकल कर आएंगी। आपने मुझे बुलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो जैसे ही आप स्टेट वाइस प्रेसिडेंट बने एमपी के, बीजेपी पार्टी के, सबसे बड़ा चैलेंज आपको क्या लगा? देखिए, जीवन में चैलेंज अलग अलग प्रकार के होते हैं और भारतीय जनता पार्टी में कोई चैलेंज एक प्रकार का नहीं होता और एक नहीं होता। आपको संगठन की आवश्यकता के अनुरूप, आपकी भूमिका के अनुरूप और जो काम आपको दिया है उसको सफलता से करने के लिए अनेक प्रकार की चुनौतियां आती हैं। पर हमारे संगठन में कहते हैं कि पूर्व योजना पूर्ण योजना, प्लानिंग इन एडवांस, प्लानिंग इन डिटेल। तो जो काम आप करेंगे उसको परफेक्शन के साथ करना, पूरी योजना के साथ करना, तन्मयता के साथ करना, सामूहिकता के साथ करना, टीम वर्क के साथ करना। जो टीम वर्क होता है तो भगवान कृष्ण का उदाहरण हम सब जानते हैं। जब इंद्र ने ब्रज पर बरसात की तो कृष्ण ने ग्वाल बालों से कहा कि एक एक आपकी लखुटी आप सब लगा लो। तो टीम वर्क होता है तो गोवर्धन भी उठ जाता है। एक पर्वत को उठाने का काम भी टीम वर्क के द्वारा संभव है। जब टीम वर्क होता है तो समुद्र पर सेतु भी बन जाता है। और जब टीम वर्क होता है तो भारतीय जनता पार्टी पहली बार देश में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आती है। जब टीम वर्क होता है तो मध्य प्रदेश में लगातार 4 बार हम सत्ता में आते हैं। तो टीम वर्क की हमारी कार्य पद्धति की विशेषता है और उस टीम वर्क के आधार पर जितनी भी चुनौती हो, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री और हमारे पितृपुरुष अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे, बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे हो अंगारे, सर पर यदि बरसे ज्वालाएं, इन हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कदम मिलाकर चलना होता है, जब कदम मिलाकर चलते हैं तो मन मिलते हैं और जब मन मिलते हैं तो मन जहां परिणाम मिल जाता है। कैसी बात है, कैसी चुनौतियां। हम तो कहते हैं कि ईश्वर से मत कहो मेरी मुश्किलें कितनी बड़ी हैं, मुश्किलों से कहो मेरा ईश्वर कितना बड़ा है। क्या बात है। तुम तो मुश्किलों से कहते हैं मेरा संगठन इतना बड़ा है। क्या चैलेंज देंगे आप? पंच से लेकर पार्लियामेंट तक आज हम जीते हैं। बंगाल भी हमारी संगठन ने आज विजय प्राप्त की है। तो कोई काम मुश्किल नहीं है, मेहनत करना आपको आना चाहिए। और एक पुरानी फिल्म आई थी आदमी सड़क का, उसका गीत मुझे आज भी याद है। मैं शायद बहुत छोटा रहूंगा। कोई काम नहीं है मुश्किल, जब किया इरादा पक्का, मैं आदमी सड़क का। आप मेहनत करने की मानसिकता में रहिए, कोई चुनौती नहीं है, हर चुनौती से पार पाया जा सकता है। तो बंगाल की जो आप बात कर रहे हैं, पहली बार कोशिश, दूसरी बार हिम्मत और तीसरी बार विजय। निश्चित तौर पर। और हरवंश राय बच्चन ने कहा है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और फिर मैं अटल जी को उदाहरण कहूंगा, उसको माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आज अनेक बार उसको कोट करते हैं
कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी हारता नहीं है। क्या कहना चाहेंगे टीएमसी को? आपके समय पूरा हुआ, अहंकार में तीनों गए, धन दौलत और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। अराजकता का अंत होता है। मैंने पश्चिम बंगाल में काम किया 16 से 21 तक, लगातार मेरे प्रवास हुए। वहां कोई कानून व्यवस्था नहीं थी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। केवल एक विधानसभा को बात करके अपनी बात पूरी करूंगा। केवल एक विधानसभा में 350 से ज्यादा हमारी महिला कार्यकर्ताओं के बलात्कार हुए भारतीय जनता पार्टी की। लगभग 300 से अधिक कार्यकर्ताओं की हत्याएं हुई हैं। सैकड़ों कार्यकर्ता जेल में निरपराध ठूसे गए। हमारे कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया, संघर्ष की जीत है, ये समर्पण की जीत है, विचारधारा की जीत है बंगाल का चुनाव। मिनी पाकिस्तान बोला जाता था बंगाल को, कितना मानते हैं अब इस बात को? मानसिकता वही थी जो सत्ता में थे उनकी और उनके आसपास रहने वालों की। भारत से संबंध केवल इतना था कि स्वतंत्रता के बाद वो भारत में रहे। जनता वहां की राष्ट्रवादी थी। देखिए, दो बातों के आप अंतर देखिए। यह पश्चिम बंगाली था जिसने देश में एकता और अखंडता का भाव जागृत किया। जब 1905 में बंग हुआ, बंगाल को दो हिस्सों अंग्रेजों ने बांटा, तो बंकिम चंद्र चटर्जी का लिखा वंदे मातरम जो गीत था, उसका एक शब्द वंदे मातरम जिसको हम आज उद्घोष करते हैं, वो क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा का मंत्र बना। वो वंदे मातरम 1905 में जनता उसको नारे के साथ आंदोलन करते और 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द होता है। जिस बंगाल के बारे में कहा जाता था कि द बंगाल थिंक टुडे, इंडिया थिंक टुमारो। जो बंगाल आज सोचता है वो देश का अगले दिन जाके सोचता है। रविन्द्रनाथ टैगोर का बंगाल, सुभाष चंद्र बोस का बंगाल, बंकिम चंद्र चटर्जी का बंगाल। लेकिन दुर्भाग्य से वहां सिद्धार्थ शंकर रे की आखिरी कांग्रेस की सरकार थी। उसके बाद कम्युनिस्ट 30 साल सत्ता में रहे और 15 साल तृणमूल कांग्रेस सत्ता में रही। रोजगार नहीं वहां। टाटा का सिंगूर प्रोजेक्ट, जिसको नैनो कार जानते हैं, वो वहां से चला आया। जितने उद्योग थे वो समाप्त हो गए। बांग्लादेशी घुसपैठी 3.5 करोड़ से ज्यादा, 12 करोड़ की आबादी में 3.5 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठी ऐसे रहने आते थे जैसे मौसी के घर रहने आ रहे हैं। कानून का राज नहीं। आप एफआईआर कराने जाए, बंगाल में एफआईआर नहीं होती थी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के किस्सा आपने सुना, ये क्या क्या हुआ, कैसे कैसे सबूत मिटाए गए। वो तो मामला मीडिया में आ गया, मीडिया को पता ही नहीं चलता था। थाने टीएमसी के कार्यालय बन गए थे। तो कानून व्यवस्था से दूर कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल था। आप अगर अभी तो 2 ही महीने हुए, आज पश्चिम बंगाल के लोगों से पूछोगे तो कहेंगे हम भारत 1947 में आजाद हुआ, पश्चिम बंगाल उस देश का एक प्रदेश 2026 में आजाद हुआ। आज वहाँ स्वतंत्र हवा हम लोग सांस ले रहे हैं। वहाँ कानून का राज है, वहाँ सुशासन है। कर्मचारियों को पहली बार डीए मिला वहाँ। तो आज बंगाल में तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि 10 साल बाद का बंगाल आप देख लीजिए। बंगाल देश का नंबर 1 राज्य हुआ, आर्थिक दृष्टि से, सुशासन की दृष्टि से, कानून व्यवस्था की दृष्टि से। और राष्ट्रभक्ति में तो बंगाल सदैव नंबर 1 रहा है, आज भी नंबर 1 है। बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी क्या लगता है आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत उसका विचार है, और वो विचार है हमारा नेशन फर्स्ट। देश हमारे लिए सबसे पहले है। एक फिल्म आई थी झांसी की रानी, आप सबने देखी होगी। उसका गीत हर व्यक्ति को पसंद है। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारतीय रहना चाहिए। ये भाजपा के हर कार्यकर्ता के अंतर मन का विचार है। देश सर्वोपरि है। और ये आज से हम नहीं कह रहे, जब जनसंघ की स्थापना हुई तब से हमने इस मंत्र को अपनाया है। और देश के लिए हमने दल का भी बलिदान किया है। जब आपातकाल के खिलाफ सारे विपक्षी दल एकत्रित हों, उस समय जनसंघ हमारा अखिल भारतीय दल था। हमने अपना चुनाव चिन्ह खोया, हमने अपना संगठन खोया, और आप तानाशाही के खिलाफ अपने दल का बलिदान दिया और जनसंघ का जनता पार्टी में विलय किया।
ये देश में एकमात्र उदाहरण वो भारतीय जनसंघ का है। तो नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट, व्यक्ति सबसे अंत में आता है। और इसलिए जो माखनलाल चतुर्वेदी ने कहा, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुत्था जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली, देना उस पथ पर तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। ये पुष्प की अभिलाषा ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता की अभिलाषा है, क्योंकि देश को हम भारत मां मानते हैं। अटल जी ने संसद में बोलते हुए कहा था, उन्होंने कहा कि लोगों के लिए केवल भूमि का टुकड़ा होगा ये देश, ये भारत हमारे लिए जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। यह बंधन की भूमि है, यह अभिनंदन की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है। इसका बिंदु बिंदु सिंधु है, इसका बूंद बूंद गंगा जल है। हम जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए, और मरने के बाद जब हमारी अस्थियां गंगा जल में प्रवाहित होंगी, उसमें भी कान लगाकर सुन लेना, आवाज आएगी भारत माता की जय। हमारा विचार हमारी ताकत है, उस विचार को लेकर हम काम करते हैं और इसलिए लगातार हम बढ़ते जा रहे हैं। 51 से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी देश का एकमात्र ऐसा दल है जिसका कभी विभाजन नहीं हुआ। उसका कारण हमारी विचारधारा है। आप चुनौती की बात करते हैं तो चुनौती निश्चित तौर पर मैं जो मानता हूं कि जनता ने केवल हमारा सुशासन देखा है। आज अगर आप 14 के बाद की भारत की बात करें तो आपको विकास ही विकास नजर आता है। हर तरफ आपको तालियां बजती नजर आती हैं। मोदी जी को 32 देशों को सम्मान मिलते हुए नजर आते हैं। सुरक्षित भारत नजर आता है। तो जो पीढ़ी 14 के बाद पैदा हो रही है उससे आगे की बात हमसे अपेक्षा करेगी। मध्य प्रदेश में 2003 से हमारी सरकार है। 3 के पहले सड़क में गड्ढे थे कि गड्ढे में सड़क थी, पता नहीं चलता। दिग्विजय सिंह के जमाने में कांग्रेस की सरकार जब थी तो बिजली आना ही चर्चा होती थी। आज बिजली जाना ही चर्चा होती है। तो 3 की बात की जो पीढ़ी मध्य प्रदेश में पैदा हुई या 14 के बाद की जो पीढ़ी पैदा हो रही उसने अच्छा ही देखी है, तो उससे और अच्छा आगे का मांगे। अपेक्षा उसकी बहुत है, तो उन अपेक्षाओं पर खड़े उतरना। यानी सामान्य रूप में हम कहें तो किसी परिवार में एक बच्चा होता है तो अगर फेल होता है तो अगली बार वो 3rd डिवीजन से पास हो जाए तो घर वाले खुशियां मनाते हैं। जो 3rd डिवीजन से पास होता है उसके अगर 2nd डिवीजन आ जाए तो उससे घर वाले खुशियां मनाते हैं। जो 2nd से पास होता था और उसकी 1st क्लास आ जाए तो कहते थे कुल खानदान का नाम रोशन कर दिया। पर यहां तो 99% पर है। उस पर बने रहना। तो किसी शायर ने कहा है, नजर नजर से उतरना कमाल है, नजर नजर में बिखरना कमाल है, बुलंदियों पर पहुंचना कोई नई बात नहीं, बुलंदियों पर बने रहना कमाल है। तो इन बुलंदियों पर बने रहना यह हमारे लिए चुनौती है। जनता की अपेक्षा पर खड़े उतरना यह हमारे लिए चुनौती है। और निश्चित तौर पर मोदी जी जिस प्रकार का सुशासन इस देश में दे रहे हैं, जनता जिस प्रकार से मोदी जी का सम्मान कर रही है, हमारी डबल इंजन की सरकारें जैसे काम कर रही हैं, तो ये देश में पहली बार कोई प्रधानमंत्री आया होगा जो स्वच्छता को अभियान बनाता है। जब लाल किले पर वो स्वच्छता की बात करते हैं तो लोगों को लगता है स्वच्छता भी कोई लाल किले से बात करने की चीज है। पर आज मेरा भारत स्वच्छ हो रहा है। जब स्वच्छ भारत होगा तो ही तो स्वस्थ भारत होगा। जब मोदी जी कोरोना में कहते हैं कि ताली बजाओ तो लोग ताली भी बजाते हैं, थाली भी बजाते हैं। जब मोदी जी कहते हैं कि लाइट बंद करो तो लोग लाइट ही बंद करते हैं। कोरोना में कहते हैं घर से बाहर मत निकलो तो लोग घर से बाहर नहीं निकलते। मोदी जी नोटबंदी की तो एक व्यक्ति ने प्रतिकार नहीं किया। उसके पीछे कारण उनके प्रति जनता का विश्वास। मोदी जी जो कुछ करेंगे उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं है, वो देश के लिए करेंगे। तो इस विश्वास पर संगठन को खरा उतारना, मोदी जी के अनुसरण करना, क्योंकि हम तो मोदी जी के प्रतिनिधि हैं, चाहे मैं हूं या हमारे वरिष्ठ नेता हों या बूथ का अध्यक्ष हूं। तब हम कहते हैं ना खानदान किसका है, तो राजनीतिक रूप से मोदी जी के खानदान के आज की स्थिति में हम दीनदयाल जी के परिवार के, हम अटल जी के परिवार के, मोदी जी के परिवार के। तो उस परिवार की प्रतिष्ठा कुल मर्यादा बनाए रखना यह हमारे लिए चुनौती है। एक राज्य है जहां से 40% टोटल जो इकोनॉमी है देखेंगे ऊर्जा का वहीं से आती है, और वो है झारखंड। 40% एनर्जी जो सप्लाई होता है, ये यहाँ तक यूरेनियम माइंस भी झारखंड में। बहुत
कम ऐसा देखा गया है चुनाव छोड़ करके कि बीजेपी के टॉप लीडर्स वहां पे आ रहे हैं। मैं सेंट्रल लेवल की बात कर रहा हूं। जैसा भी आपने कहा कि मैं बंगाल भी गया था, तो झारखंड के बारे में आप क्या सोच रखते हैं? झारखंड का गठन किस पार्टी ने किया? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी अटल जी की, जिसने उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड जैसे राज्य बनाए। छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश को बहुत रेवेन्यू देता था। छोटे राज्यों का गठन, उनको अधिकार दिलाना, वहां के निवासियों को सम्मान का स्थान दिलाना, ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और लगातार भारतीय जनता पार्टी झारखंड वासियों के हित की चिंता कर रही है। झारखंड तो आज दूसरे रूप में भी मान ली चुनौती है। जिस प्रकार से हमारा डेमोग्राफी बदलने का षड्यंत्र हो रहा है, वनवासी बहनों के साथ मुस्लिम लोग विवाह करके उनकी संपत्ति पर अपना अधिकार जमा रहे हैं, डेमोग्राफी का बड़ा चैलेंजेस है। इसी झारखंड पर तो ध्यान पूरा का पूरा है। वहां का विकास होना चाहिए। झारखंड बिहार से आगे निकलते और आगे निकला भी है। 2.5 करोड़ रोंघनिया को बसाया गया है झारखंड में। किसने बसाया? ऑब्वियसली अब वहां किसकी देन है? किस पार्टी की सरकार है वहां? जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा, हेमंत सोरेन। पहले कांग्रेस। हाँ, तो वही मैंने कहा कि पश्चिम बंगाल में मौसी के घर के रूप में आते, बेटे के रूप में आते थे, झारखंड में दामाद के रूप में आ रहे हैं। कौन इन बांग्लादेशी घुसपैठियों के रोहिंग्या को बसा रहा है? कौन आदिवासी बहनों से शादी करके उनकी संपत्ति का हक छीन रहा है? जिलों की डेमोग्राफी झारखंड में बदलकर वहां के जिन संसाधनों को आपने कहा, जिन मिनरल्स का आपने उपयोग किया, शब्दों का आपने कहा वहां मिनरल्स है, कब्जा जमाने का षड्यंत्र हो रहा है। झारखंड आज खतरे में है, और खतरे में लाने वाली ये कांग्रेस और ये झारखंड मुक्ति मोर्चा है। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जैसे बंगाल से एक घुसपैठियों का, और हम तो क्या निकालेंगे, सरकार बनी उस दिन के बाद से सामान लेके आप देख लीजिए बांग्लादेश बॉर्डर पर लाइन लग गई है। झारखंड में भी जिस दिन सरकार होगी, एक रोहिंग्या को झारखंड से बाहर हम निकालेंगे। झारखंड के जो वनवासी भाई बहन है, ये सिद्धू कान्हू की भूमि है, ये बिरसा मुंडा की भूमि है। यहाँ रोहिंग्याओं का क्या काम? मेरे वनवासी भाई बहनों को उनका मान सम्मान स्थान देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। जी, आपके हिसाब से मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा इश्यू क्या है? और एक इसमें मेरा सवाल था, दिल्ली का रास्ता अगर देखा जाए, राजनीति की शुरुआत बिहार से होती है, चाणक्य वहीं के थे, ये सबको पता है। लेकिन दिल्ली का रास्ता जो है वो मध्य प्रदेश से ही खुलता है। क्या आप इसको सही मानते हैं? सच बात है? देखिए, जाकी रही भावना जैसी टॉप क्लास लीडर्स एमपी ने दिए हैं। निश्चित तौर पर 29 को 29 दिए हमने। अभी लोकसभा चुनाव में अटल जी यहां से सांसद रहे, सुषमा जी यहां से सांसद रही, अभी शिवराज जी यहां से केंद्रीय मंत्री हैं, वीरेंद्र कुमार जी यहां से केंद्रीय मंत्री हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी यहां से केंद्रीय मंत्री हैं, हमारे शिवराज सिंह चौहान, शिवराज जी कहा मैंने, वीरेंद्र सावित्री ठाकुर जी यहां से केंद्रीय मंत्री। तो ये तो अपने अपना दृष्टिकोण होता है। मैंने कहा ना, जाकी रही भावना जैसी पर मूरत देखी तिन तैसी। कुछ लोग ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश से रास्ता खुलता है, कुछ लोग ये कहते हैं मध्य प्रदेश से खुलता है, कुछ लोग कहते हैं तमिलनाडु से खुलता है, जिसका जहां से संपर्क हो। पर इतना तय है, देश का दिल मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश के दिल में मोदी है। 29 को 29 कमल हमने 100% स्ट्राइक रेट ये मध्य प्रदेश ने करके दिखाया है। तो निश्चित तौर पर, और मोदी जी मध्य प्रदेश पसंद करते हैं, मध्य प्रदेश मोदी जी पसंद करता है। रास्ते कोई भी हो, वो राजस्थान से आए, वो महाराष्ट्र से आए, गुजरात से आए, बिहार से आए, बंगाल से आए, जो चाहे जिस पथ से आए, साधक केंद्र बिंदु पहुंचेगा। आज तो देश के 22 राज्यों में कमल है। आने वाले समय में जहां जहां चुनाव होंगे, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मैं आज आपके माध्यम से घोषणा करना चाहता हूं, आने वाले समय में तमिलनाडु में भी हमारी सरकार होगी, केरल में भी हमारी सरकार होगी, कर्नाटक में भी हमारी सरकार होगी। जहां सरकार नहीं है, क्योंकि जनता हमारा विकास देख रही है, जनता हमारा सुशासन देख रही है। हम सबके साथ सबका विकास, सबका विश्वास, इस भाव से काम करते हैं। किसी राज्य के साथ हमने सरकार है या नहीं है इस आधार पर भेदभाव नहीं किया। मोदी जी हर महीने देश के विभिन्न राज्यों के प्रमुख सचिवों से बात करते हैं, वो उनकी टीम इंडिया है। समय समय पर हर राज्य के मुख्यमंत्री के साथ बात करते हैं, सामूहिक बैठक करते हैं, ये उनकी टीम इंडिया है। हमारा मतभेद राजनीतिक हो सकता है, हमारा मतभेद दलगत हो सकता है, प्रदेश से हमारा कोई भेदभाव नहीं, जनता सब हमारी अपनी है।
हम जनता को ईश्वर मानकर पूछते हैं। दीनदयाल जी ने अंत्योदय की कल्पना की थी। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मैं उस देवता की पूजा करता हूं जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। हम तो मनुष्य में ईश्वर का अंश देखकर उसकी पूजा करते हैं। इसलिए सारा देश हमारा है। आने वाले समय में आपको चारों तरफ कमल ही कमल दिखाई देंगे, चारों तरफ भगवा ही भगवा दिखाई देंगे। पहला जो मेरा सवाल था, आपको क्या लगता है कि बीजेपी को किस चीज पे सबसे ज्यादा काम करना चाहिए? एमपी का सबसे बड़ा मतलब कोई आपके हिसाब से तो कहीं ना कहीं तो मतलब चीजें लैग डाउन हो रही होंगी जिस पे बीजेपी को सबसे ज्यादा काम करना चाहिए, जो कि मध्य प्रदेश का इशू है। जैसे आपने पहले बोला कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, तो ये तो सबको पता है कि काफी चीजें सुधरी है पहले से, रोड व्यवस्था बहुत कुछ सुधार हुआ है, ठीक है। तो किस जगह पे बीजेपी को काम करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे सरकार है बीजेपी की? क्योंकि जिन पर हम काम कर रहे हैं या जरूरत है, पहला क्षेत्र तो ऊर्जा ही है। आज अनेक बार ऊर्जा की दिक्कत आती है, तो ऊर्जा संकट मध्य प्रदेश में ना आने पाए, आज हम सरप्लस भी बनाते हैं। मैं अभी निमाड़ संभाग का प्रभारी हूं, तो वहां हमारी मानदाता विधानसभा है, तो इंदिरा सागर बांध है और हमारा पावर प्लांट है वहां सरकार का। तो मैंने पूछा कितना मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है, तो उन्होंने बताया 3300 मेगावाट विद्युत का उत्पादन वहां होता है। कितना? 3300 मेगावाट। दिग्विजय सिंह के जमाने में सारे मध्य प्रदेश का जो बिजली उत्पादन होती थी 2900 मेगावाट होती थी। तो जितना वो पूरे प्रदेश में बनाते थे, हमारे एक पावर प्लांट में ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। और ये आप लोगों ने कितने समय में करके दिखाया? ये पूरा 20 साल हुआ है। निश्चित तौर पर लंबा समय लगता है, कोई एक दिन में ये सब प्रक्रियाएं नहीं होती। पर हमारी सरकार में केवल एक को बता रहा हूं, बीना में भी हमारा पावर प्लांट, ऐसे अनेक स्थानों पर, सारणी है, तापी दूधग्रह है। तो मध्य प्रदेश अपनी ऊर्जा तो बनाते ही है। आज कई राज्यों को हम सप्लाई भी करते हैं, सरप्लस में बिजली हमारी होती है, वो बना रहे और अतिरिक्त आवश्यकता लगती है तो उसकी पूर्ति होती रहे। तो हम सोलर ऊर्जा पर भी काम कर रहे हैं, तो एक ऊर्जा वाला विषय है। सड़कों को मैंने जैसे कहा कि जहां कभी पगडंडियां होती थी, आज वह प्रधानमंत्री ग्राम सड़क है। जहां सिंगल रोड होती थी वहां आज 2 लेन है, या 2 लेन होती 4 लेन है। विकास एक अनंत चलने वाली प्रक्रिया है। आज से हम 20 साल बात करेंगे तो कुछ और उस सब की अपेक्षा होंगी। तो विकास हमारा सतत चलता रहा। आज हम इंदौर 3 घंटे में पहुंचते हैं, हम प्लान कर रहे हैं आने वाले समय हम 2 घंटे में पहुंचे। आज भोपाल को जोड़ने के लिए उज्जैन से एक नया रोड बन रहा है, मंदसौर से एक नया रोड बन रहा है। तो चारों तरफ हमारा आवागमन आसान हो, तो लाइफ जीवन आनंददायक हो, वो एक हमारी प्राथमिकता है। शिक्षा हमारी प्राथमिकता है। हमने संदीपनी विद्यालय खोले हैं, प्राइमरी विद्यालय को उन्नयन किया है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य के मामले में मेडिकल कॉलेज लगातार बन रहे हैं, जिला अस्पतालों की स्थिति लगातार हम ठीक कर रहे हैं। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, इस पर हम काम कर रहे हैं और लगातार काम करते करते रहने से आने वाले समय में आपको उसके और अच्छे परिणाम सामने आएंगे। जो हमने एक संकल्प लिया है कि मध्य प्रदेश स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनेगा, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। और पर कैपिटा इनकम व्यक्ति की बढ़ाना, यानी उनके समय में 14,000 प्रति व्यक्ति आय होती थी, आज मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आमदनी 1,52,000 है। इसको और आगे ले जाना। यहां आज पर्यटन को बढ़ावा देना, तो पर्यटन कब बढ़ेगा? जब आवागमन के साधन होंगे। रीवा में एयरपोर्ट खुला, लोग आने जाने लगे, दोनों फ्लाइट वहां से फुलाती। तो नए नए एयरपोर्ट हम बना रहे हैं, सड़कें हम अच्छी कर रहे हैं, यात्रियों को सुविधाएं दे रहे हैं। तो प्रयाग जाने वाला रीवा भी जा सकता है, खजुराहो भी जाएगा वहां से आके, महाकाल जाने वाला ओमकारेश्वर भी जाएगा। महाकाल से ओमकारेश्वर हमने पीएम श्री हेलीपर्यटन सेवा की। तो पहले व्यक्ति केवल उज्जैन आता था, ट्रेन पकड़ के इंदौर से दिल्ली मुंबई जाता था, कि ओमकारेश्वर कैसे जाए, जाम लगता था। तो आज वो रोड से 2.5 घंटे में जा सकते हो, सड़क बहुत सुधर गई, 45 मिनट में आप हेलीकॉप्टर से जा सकते हो। तो पर्यटन हमारा बढ़े। और स्वास्थ्य का मैंने जो उल्लेख किया, ये मध्य प्रदेश देश का इकलौता राज्य है जहां पीएम श्री एयर एम्बुलेंस है। भगवान ना करे किसी के कोई अचानक हो जाए दुर्घटना और उस जिले में उसका उपचार नहीं हो सकता, तुरंत आप कलेक्टर संपर्क साधिए, 1 घंटे के अंदर आपको एयर एम्बुलेंस लेने जाएगी और जिस अस्पताल में आप जाना चाहते हैं मध्य प्रदेश के, वहां आपको एम्बुलेंस उस जिले पर छोड़कर आएगी। आप भोपाल आइए, इंदौर आइए, तो स्वास्थ्य सेवा कैसे बेहतर हो? तो ये सरकार की तरफ से है या फिर निजी, मतलब सरकार की तरफ से,
सारा पैसा सरकार देती फ्री है, ऑफ कॉस्ट। सारा पैसा सरकार देती है। अच्छा, ओके। किसी भी जिले में अगर ऐसा लगता है कि उस जिले में उपचार संभव नहीं हो सकता, सामान्यतः कोई घटना दुर्घटना होती है, व्यक्ति जिला अस्पताल में जाएगा। 5 ऐसी परिस्थिति बनती है, आप कलेक्टर संपर्क साधिए, तुरंत व्यवस्था होती है, एयर एम्बुलेंस जाती है, आपको लेकर भोपाल, इंदौर, जहां लाना है वहां लेकर जाती है। तो अब सुविधाओं के अभाव में कोई व्यक्ति दम नहीं तोड़ेगा। और इसका शुरुआत बीजेपी ने करवाया। अभी की है, मोहन जी की सरकार में हुई है। तो नित्य नया करते जाना। मैंने कहा ना, विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। मैं जब छोटा था तो मेरे गांव की एक चाची थी, उनको देहांत केवल इसलिए हो गया कि उनको डिलीवरी होने वाली थी। मैं आज से 40 साल पुरानी बात बता रहा हूं। उस समय बरसात में खटिया पर रखकर उनको ईसगढ़ पास हॉस्पिटल है, वहां ले गए थे 17 किलोमीटर रात में। ट्रैक्टर भी उस समय इतने नहीं होते थे। आज तो जननी एक्सप्रेस आती। तो कहां कांग्रेस के जमाने में खटिया। फिर हमने जननी एक्सप्रेस शुरू की। हमने सुरक्षा की दृष्टि से नाना प्रकार के साधन अपनाए। अब तो एयर एम्बुलेंस। अब एयर एम्बुलेंस है। तो समय के साथ चलना, जिस रामराज की हम कल्पना करते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा। रामराज यानी सुशासन। सब ईश्वर हो गए थे ऐसे नहीं, सब मनुष्य थे उसमें। पर दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। समस्या है तो समाधान है, और इसलिए मैं कहता हूं हर समस्या का हल खिलता कमल। और आज बन चुका है, लोग उसको देख रहे हैं। इसलिए तो लोग मोदी जी को वोट करते हैं। कांग्रेस कुछ भी आरोप लगाती रहे, हम वोट चोरी करते हैं, वोट चोरी करते हैं। अरे हम वोट चोरी नहीं करते, हम दिल चोरी करते हैं। हम मेहनत करते हैं, हम संवाद करते हैं, हम विश्वास जीतते हैं। हम 5 साल जनता के लिए काम करते हैं, इसलिए जनता हमको चुनती है। इसलिए जनता आज हमारे साथ। अगर कांग्रेस इतनी कमजोर है, तो आपने जैसे बोला 22 राज्यों में हमारी सरकार है, कुछ राज्यों में नहीं भी है, तो वहां पे कांग्रेस बीजेपी को कैसे टक्कर दे रही है फिर? ये 2 बातें रहती है। कांग्रेस लगभग 1920 से, लोकमान्य तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले और महात्मा गांधी से लेके, और हम इसको माने लगभग 1977 तक, यानी 57 साल वो, और 80 से लेके 89 तक, यानी 60 साल करीब करीब कांग्रेस इस देश के जनमन का हिस्सा रही। और महात्मा गांधी जी के समय तो कांग्रेस के अलावा कोई था ही नहीं। तो उस समय की पीढ़ी तो कांग्रेस के अलावा किसी को जानती नहीं। इसलिए कांग्रेस एक विचार था, इसमें कहने में कोई संकोच नहीं। तो उस विचार को मानने वाले आज भी लोग, हाँ, जहां जहां लोग भारतीय जनता पार्टी के शासन देख लेते हैं, वहां पर उनको लगता है कि विकल्प जहां मिल गया, जैसे अभी तक तृणमूल कांग्रेस का विकल्प बंगाल में नहीं मिला था, आज विकल्प मिल गया, तो अगले चुनाव में तुलना करेंगे दोनों में बेस्ट कौन है। पर हार जीत होती है, विचार को मानने वाले लोग स्थायी रहते, उसको कोई स्वीकार्यता करने में कोई दिक्कत नहीं है। वह कांग्रेस चिंता है। जहां कांग्रेस का विकल्प लोगों को मिल गया, तो हमको भाजपा को वोट नहीं देना, तो सपा को देंगे, बसपा को देंगे, तृणमूल को देंगे, वहां कांग्रेस साफ हो जाती है। और कांग्रेस की खासियत है कि जहां से एक बार साफ हो गई, वहां लौट के नहीं आती। पश्चिम बंगाल 45 साल, तमिलनाडु 40 से 45 साल, उत्तर प्रदेश 30 से 35 साल, यानी साफ ही हो जाती हूं जहां तीसरा विकल्प मिल जाता है। तो जहां विकल्प नहीं, वह कांग्रेस है। कांग्रेस धीरे धीरे खत्म हो रही है। जो विचार को मानने वाले थे, उनको भी लगता था हम विचार के लिए काम करते थे, तो वो कांग्रेस नहीं है। ये महात्मा गांधी की कांग्रेस नहीं है, ये तो राहुल गांधी की कांग्रेस है, ये तो नौसिखिया कांग्रेस है। कांग्रेस तो राष्ट्रवादी पार्टी थी ना, देश के लिए काम करती थी। आज की कांग्रेस को ये पता नहीं कि मोदी जी का विरोध क्या है और देश का विरोध क्या है। भाजपा का विरोध करते करते, मोदी जी का विरोध करते करते अब देश का विरोध करने लगते हैं। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी थी, जब देश हित का विषय आया, नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, अटल जी नेता विपक्ष थे,
देखिए, होता है राष्ट्र नीति और राष्ट्र की राजनीति। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के नेता के रूप में नरसिम्हा राव जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को भेजा। अटल जी ने देश का नेतृत्व किया था और अटल जी ने वहां दमदारी से सरकार का पक्ष रखा, देश का पक्ष रखा। तो ये उस समय की कांग्रेस थी। और जब अटल जी से भी पूछा कि आप तो उस देश के विपक्ष के नेता हैं, आप सरकार का पक्ष कैसे ले रहे हैं, तो अटल जी कि मैं विपक्ष के नेता का पद दिल्ली में खूंटी पर टांग आया हूं, या मैं देश के नेता के रूप में आया। वो कांग्रेस थी। आज राहुल गांधी विदेश में जाकर भारत की आलोचना करते हैं। मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान में जाकर कहते हैं मोदी को हटाने में हमारा सहयोग करो। तो आप देश को पीछे छोड़ रहे हैं स्वार्थों के लिए। आपके लिए सत्ता ही सब कुछ है। तो देश आपका चरित्र समझ चुका है, इसलिए कांग्रेस खत्म हो रही है। और 2029 के बाद कांग्रेस आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। कांग्रेस इस देश से गायब होने वाली है। अभी तो कांग्रेस के किसी कारण से थोड़ा बहुत सांसद बढ़ भी गए। 29 का चुनाव आएगा, कांग्रेस 2.5 अंक के पार नहीं कर पाएगी। 9 या 10 कांग्रेस के सांसद होंगे। आप लिखा कर रखिए। कांग्रेस बीजेपी को एक ऐसे चीज में घेरती है जिसमें कहीं ना कहीं शायद बीजेपी थोड़ी लैग डाउन हो जाती है, और वो है महंगाई। कैसे देखते हैं आप इस चीज को? देखिए, कांग्रेस तो अपना प्रयास करती है। कुछ बातें राष्ट्रीय होती, कुछ अंतर्राष्ट्रीय होती। कांग्रेस मुद्दों पर घेरे तो समझ में आता है, कांग्रेस षड्यंत्र करती। आज से 2 महीने पहले या 3 महीने पहले जब चुनाव बंगाल के होने वाले थे, असम के भी चुनाव थे, 5 राज्यों में चुनाव थे, राहुल गांधी का अफवाह फैलाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संकट है, गैस की किल्लत होने वाली है। क्या ये जिम्मेवार नेता पृथ्वी को शोभा देता है? परिणाम आपने देखा, एक एक घर में 4-4 सिलेंडर जमा होने लगे, दुकानों पर लंबी लंबी लाइन लगने लगी, जबकि वास्तव में संकट नहीं था। आपको संवाद करना चाहिए था सरकार पर। आप अफवाह फैलाकर देश को अराजकता की ओर धकेलिए, कांग्रेस का काम। कुछ बातें अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों पर निर्भर होती है। जैसे आज अगर आप मुझे बता सकें, डीजल पेट्रोल कितना सस्ता हुआ? 5 रुपए। आज घरेलू गैस का सिलेंडर कितना कम हुआ है? आज 183 रुपए। आज के समाचार पढ़िए अभी शाम के। तो कुछ बातें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों पर निर्भर करती हैं, और आमदनी और महंगाई इसका भी तुलना करना चाहिए। आप कहेंगे सब महंगाई कंट्रोल होना चाहिए और किसान की फसल की कीमत भी बढ़ना चाहिए, सब्जी की कीमत भी बढ़ना चाहिए, सैलरी भी बढ़ना चाहिए, 7वां वेतनमान भी देना पड़ेगा। तो सोर्स कहां से आएगा? इनकम टैक्स पे करने वाले देश में कितने हैं? 5%। उसमें भी तो बातें लगा लीजिए। रिटर्न कितना भरते हैं और पे कितना करते हैं देश में? मैंने वही बताया था। हाँ, 5%। इनकम ना 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 भारत की आबादी कितनी है? 1 अरब 40 करोड़। 48। हो गई, वो कुछ दिनों 50 हो जाएगी। 1.5 अरब है ना। 1.5 करोड़ लोग भी इनकम टैक्स जमा नहीं करते। या फिगर पता लगा लीजिए। और उसमें भी 10 लाख से ऊपर के स्लैब में कितने आते हैं, वो भी आप पता लगा लीजिए। भारत से विदेश में विवाह करने वाले जाकर वेडिंग डेस्टिनेशन, और विदेश यात्रा करने वाले लगातार, कभी कभार वाले नहीं, उनकी तुलना और इनकम टैक्स करने वालों की संख्या 10 गुना अंतर है। फिर कुछ बातें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर तय होती। तेल की कीमत क्या होगी, सोने की कीमत क्या होगी, हमारे हाथ में नहीं है।
कुछ अंतर्राष्ट्रीय, पर इन सब परिस्थितियों में भी देश को कोई संभाले है तो नरेंद्र मोदी जी। राहुल गांधी ने कोशिश की, पर किसी एक घर का चूल्हा अगर गैस के अभाव में बुझा हो तो मुझे बता दें। कोई एक मोटरसाइकिल किसी पेट्रोल के अभाव में अगर बंद हुई हो तो मुझे बता दें। कोई एक ट्रैक्टर, कार, बस डीजल के अभाव में बंद हुई हो तो मुझे बता दें। देश सुरक्षित हाथों में है, देश के हित में होगा वो करेंगे। भारत की ग्रोथ रेट भी बढ़ रही है, सकल घरेलू उत्पाद भी बढ़ रहा है, और भारत दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है। अगले 4-5 साल में हम दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे, और 2047 में हम आजादी के 100वीं वर्षगांठ बनाएंगे, हम दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनेंगे। तो ये हम कर रहे हैं। उनका काम है चिल्लाना, वो चिल्लाते हैं, हम तो ईश्वर उनको शक्ति दे। अगले 50 साल तक ऐसे हमारा विरोध करते रहें, विपक्षी भूमिका निभाते रहें, जनता हमको आशीर्वाद देती रहे। अभी एक मीटिंग हुई थी शायद कल या परसों, मोदी जी ने जो मीटिंग करा था कैबिनेट मिनिस्ट्री को लेकर के, सेंट्रल मिनिस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं, उसको आप कैसे देखते हैं? उसमें कुछ ऐसी रूमर्स आ रही है, अफवाहें आ रही है कि कुछ जो मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स जो हैं बीजेपी के, चेंज होने वाले हैं। अंदर क्या हुआ है किसको पता। नियमित मिलना, संवाद करना, ये हमारी विशेषता है। अब जिसको जो अनुमान लगाना, वो अनुमान लगाता रहे। मैं तो हमेशा कहता हूं, आज भी कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, तो राजनाथ सिंह को लेकर के बहुत, मैं कह रहा हूं ना कि राहुल गांधी का गोत्र और मोदी जी के सूत्र आज तक कोई नहीं जान पाया है। जब जो निर्णय होगा वो सामने आ जाएगा। जो निर्णय होगा देश हित में होगा, जो निर्णय होगा पार्टी हित में होगा, जो निर्णय होगा वो जनहित में होगा, जो निर्णय होगा व्यापक सोच के बाद होगा। अब ये केवल गॉसिप है। भोपाल की भाषा में इनको चंडू खाने की खबरें कहते हैं। इन खबरों पर ध्यान देना नहीं चाहिए, जो होगा वो आपके सामने आ जाएगा। कांग्रेस की अगर आपको एक अच्छी बात बतानी हो तो आपके तरफ से कौन सी वैसी बात है जो आपको लगता है कि इस जगह कांग्रेस सही है, इन अ पॉजिटिव साइड, नॉट इन अ नेगेटिव साइड? मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। वो तो फिर भी अटल बिहारी वाजपेयी जी को काफी बढ़िया अटल जी अच्छे थे, और इसलिए वो कहते थे आपके अंदर अच्छाई तो हो, आपके अंदर गंभीरता तो हो। नेतृत्व तो आपके पास है नहीं, संगठन आपके पास है नहीं, मतदाता आपके पास है नहीं। कंफ्यूज लीडरशिप, फ्यूज कैडर, क्या अच्छाई देखें। आप देश हित के मुद्दों में साथ आते नहीं है। कांग्रेस को अगर आज कहना हो तो अपना घर जो आप जलाए उसकी बिगड़ी कौन बनाए। मध्य प्रदेश में कैसी मची हुई है, कोई किसी को ब्लैकमेलर कह रहा है, कोई किसी को दलाल कह रहा है, कोई किसी को स्लीपर सेल कह रहा है। आप अच्छा कुछ करेंगे तो, आप अच्छा करेंगे तो हम आपका भी साथ देंगे। देश के लिए तो हम एक है ना, हम तो कहते भी हैं वयम पंचाधिकम शतम। मैंने अटल जी का और नरसिम्हा राव का उदाहरण सुना है। जब महाभारत में कौरवों को बांध कर ले गए तो युधिष्ठिर की खबर लगी, तो युधिष्ठिर ने कहा चलो बचा के आते हैं। दुर्योधन को और इन सबको बांध कर ले गए वो लोग। तो अर्जुन ने कहा कि आप क्या कर रहे हो, ये वही लोग जिन्होंने लाक्षागृह में हमको जलाया था, ये वही लोग उन्होंने द्रौपदी का चीरहरण किया था, ये वही लोग, इनसे हमारा युद्ध होने वाला है। तब युधिष्ठिर ने कहा था, अर्जुन आपस में हम 100 और 5, पर दूसरों के लिए हम 105। वयम पंचाधिकम शतम। जब देश का मुद्दा आएगा तो कांग्रेस और हम सब मिलकर काम करेंगे। आप आइए तो सही उस लाइन पर, आप अपनी भूमिका तो निभाइए, अच्छा दिखाइए से आपके अंदर अच्छा क्या है, रीति नीति विचार। कहां है महात्मा गांधी की कांग्रेस? आज दिखाई नहीं देती। जिस दिन दिखेगा
उस दिन अच्छा कहेंगे, गारंटी के साथ कहेंगे, दम से कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और आज नहीं है तो नहीं कह सकते। मैं काले को सफेद कैसे कह दूं? कोई अच्छाई नहीं दिखती आपको? होगी तो दिखेगी ना। 8 राज्यों में जहां पे बीजेपी की सरकारें नहीं है, जो आपने बताया अभी, माफ कीजिएगा 7 राज्यों में, वहां पे बीजेपी के लिए मिसकॉन्सेप्शन आपके हिसाब से क्या लगता है? नहीं, उसके अलग अलग, हर राज्य के अलग अलग कारण है। कोई कॉमन कारण आपको नहीं लगता? नहीं, एक कारण नहीं है। देखिए क्या है, हिमाचल प्रदेश, वहां हर 5 साल में सरकार पलटती है। अगली बार वहां सरकार हमारी गारंटी के साथ बनेगी। राजस्थान भी है। राजस्थान में तो हमारी सरकार है। नहीं, वहां भी ऐसे ही होता है। हाँ, पर जो आप जिन्होंने कहा कि नहीं है, जहां झारखंड है, तो वहां के मुद्दे अलग थे, परिस्थितियां अलग थी। और मुझे लगता है अब जब भी चुनाव होंगे वहां हमारी सरकार बनेगी। तमिलनाडु में एक अलग प्रकार के कारण है, केरल में अलग प्रकार के कारण है, वहां तो जनसंख्या का बदलाव भी एक कारण है। हर राज्य की परिस्थितियां अलग अलग है। कन्वर्जन सबसे ज्यादा देश में रांची में है, उसके बाद केरल में, केरल में, नो डाउट, वो भी एक बड़ा कारण है। बैंगलोर में भी कम नहीं है। वो भी एक बड़ा कारण है। जहां जहां इस प्रकार की ताकतें सक्रिय है, वो चुनाव को भी प्रभावित करती हैं। छत्तीसगढ़ में किया ही उन्होंने भी पहले। तो जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, जो देश विरोधी ताकतें हैं, जो हमारे विचार की विरोधी ताकतें हैं, कई बार परिस्थिति में सफल हो जाती हैं, हम नहीं हो पाते। पर कारण सबके अलग अलग हैं। और मैं ये आज आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि जिस दिन हिमाचल हमारी सरकार रिपीट होकर आएगी, 5 साल बाद फिर से हम सरकार बनाएंगे, उसको भी हम पलटेंगे। कल उत्तर प्रदेश में लगता है हम लगातार आए, तीसरी बार भी आ रहे हैं वहां। जब जनता हमारा काम देखती है, हमारे विकास देखती है। मैं उत्तर प्रदेश में पिछले चुनाव में था, दूसरी बार के चुनाव में, सरकार को 5 साल हुए थे। तो जनता ने एक ही बात कही मेरे से, सुशासन और राशन। ये योगी जी की सरकार की विशेषता, हर घर को अनाज पहुंचा वहां। रात को हम आराम से घर से निकल सकते हैं, चोर डकैत अब परेशान नहीं करते। कानून व्यवस्था, तो जब लोगों को लगेगा अच्छा क्या है, तो निश्चित तौर पर वहां भी हम आएंगे। राज्यों की परिस्थिति अलग अलग, हम जहां हमारी कमियां हैं, और मैंने कहा ना कि भाजपा की एक विशेषता है कि भाजपा का कार्यकर्ता हारता नहीं है, या तो जीतता है या सीखता है। हमारे कमियों को हम दूर करना जानते हैं। 21 में बंगाल में जो कमी आ रही है, हमने 26 में दूर कर ली, हमारी सरकार में। तो आने वाले समय में इन 7 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सरकार को, मैंने कहा ना, पूरा देश भगवामय, पूरा देश कमल युक्त होगा। अगर आपको सीएम साहब से कोई बात मनवानी है तो कौन सी बात होगी? ये थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है, but बता नहीं, कोई सकते हैं पर्सनल अगर आप कंफर्टेबल है तो। कोई पर्सनल क्वेश्चन नहीं। माननीय मुख्यमंत्री से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है। 91 से हम लोग साथ साथ में काम कर रहे हैं। मैं जब परिषद में जुड़ा तब वो राष्ट्रीय मंत्री थे विद्यार्थी परिषद के, तो तब से लेके आज तक जो संबंध तब थे वही संबंध आज है। वो भले माननीय मुख्यमंत्री जी बन गए, मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष बन गया, हमारा रिश्ता व्यक्तिगत है, हमारा रिश्ता विचार का है। और उनसे जो हम कहते हैं, हाथ पकड़कर अधिकार पूर्वक वैसे भी करना पड़ेगा, वो करते हैं। तो जो देश के हित की बात होगी, जो प्रदेश के हित की बात होगी, मैंने बीच में मेरे शिवपुरी जिले के लिए उनसे कुछ आग्रह किया, तुरंत वहां से प्रशासकीय कार्रवाई के लिए पत्र चला गया। तो अधिकार पूर्वक जो कहेंगे उसको मानेंगे, पूरा भरोसा है, और वो कर भी करते भी। सपोर्ट काफी अच्छा मिलता है आपको। कुछ मैं आपसे ऐसे सवाल पूछना चाहता हूँ जिसका मेरे को एक वर्ड में आंसर चाहिए होगा आपसे। ठीक है, रेडी है? बीजेपी, ग्रेट पॉलिटिकल पार्टी। कांग्रेस, एक वर्ड। वे दिन अब ना रहे। नरेंद्र मोदी जी, अमेजिंग पर्सनालिटी। राहुल गांधी, लूजर। सोनिया गांधी, गॉड ब्लेस हिम। अमेज न्यूज। अमेजिंग न्यूज चैनल। सोयन जी, अगर आपको एक दिन के लिए कांग्रेस पार्टी का
प्रेसिडेंट बना दिया जाए, तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? ऐसा तो कभी संभव ही नहीं है। नहीं, मतलब जो एक प्रेसिडेंट को मैं ऐसे करना सपने चाहिए। मैं ऐसे सपने भी नहीं देख सकता। जैसे आपने बताया ना, बहुत सारे जगह पे उनको काम करना नहीं, चाहिए। कांग्रेस वाले सलाह मांगेंगे दे दूंगा, और मैं तो सपने में नहीं सोच सकता कि ऐसा भी हो। जहां पे आपको लगता है कि उनको सबसे ज्यादा सुधार करना चाहिए, मेरा दृष्टिकोण गांधी परिवार से मुक्ति पा लें वो। ये नकली नेहरू गांधी खानदान है। जिस दिन ये कांग्रेस छट के बाहर हो जाएगा, कांग्रेस इस देश की एक अच्छी राजनीतिक पार्टी बन सकती है। जब तक इनके कब्जे में है, जब तक इनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी लिमिटेड है, तब तक कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है। गांधी परिवार से मुक्ति ही कांग्रेस के उद्धार का एकमात्र आधार बन सकता और हेराल्ड केस। है। वो केस तो कानून अपना काम कर रहा है, सारा परिवार जमानत पर है। जिस दिन न्यायालय अपना आदेश देगा, उस दिन हो सकता है सारा परिवार तिहाड़ जेल में हो। अब वैसे तो घोटालों की लिस्ट गिनाएंगे तो जमीन आसमान पाताल सब में उन्होंने घोटाले किए, और नेहरू जी के जमाने के जीप घोटाले से लेकर और मनमोहन सिंह की सरकार के 2G 3G कोयला घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाले तक अनगिनत घोटालों की कहानियां हैं। इसलिए कांग्रेस ने जमकर देश को लूटा है, तो जो लूटेगा, तो मोदी जी ने तो कहा है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। और जो मोदी जी ने नहीं कहा वो देश देख रहा है कि जो खाया उसको भी कानून निकाल रहा है। देश का पैसा खाया तो आपको बचेंगे नहीं, कानून अपना काम करेगा। अब कानून की सरकार है। अगर कांग्रेस की सरकार एमपी में बन जाए तो क्या फर्क होगा अगर अभी में और बाद में? अगर मगर का सवाल ही नहीं है ना। कांग्रेस अब कभी लौटकर आने वाली नहीं है। आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 28 में भी भाजपा की सरकार होगी, 33 में भी भाजपा की सरकार होगी, 38 में भी भाजपा की सरकार होगी, 43 में भी भाजपा की सरकार होगी, 48 में भी भाजपा की सरकार होगी। इस जीवन में कोई कांग्रेसी अब सरकार नहीं देख पाएंगे। इतनी पुख्ता व्यवस्था राहुल गांधी ने देश में और उनके नेताओं ने प्रदेश में कर रखी है। भारतीय जनता पार्टी के सुशासन को जनता बहुत अच्छे से देख चुकी है। जब भी सरकार होगी, भाजपा की सरकार ही मध्य प्रदेश में आएगी। एक सवाल युवा के लिए था आपके माध्यम से। आजकल पॉलिटिक्स का चलन बड़ा जोर चला है, युवा नेता काफी समय से, वैसे तो अब तो काफी जोर पकड़ लिया सोशल मीडिया के माध्यम से। तो आपके हिसाब से एक युवा को पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहिए, जॉब ज्वाइन करना चाहिए? आपको क्या लगता है इस पे? देखिए, पहली बात तो आजकल चलन नहीं चढ़ा। देश का जब जब नेतृत्व किया है, युवाओं ने किया। सुभाष चंद्र बोस की उम्र क्या थी जब राजनीति में, जब कलकत्ता के मेयर बने? 33 साल। भगत सिंह जब फांसी पर झूले, कितनी उम्र थी? 23 साल। तो वो नेता नहीं थे, वो तो फ्रीडम फाइटर थे। नेतृत्व करता नेता का अर्थ केवल पॉलिटिशियन नहीं है। अगर आप राजनीति की बात करते हैं तो सुभाष चंद्र बोस कौन थे? महात्मा गांधी कौन थे? सारे युवा ही थे। अगर आप राजनीतिक क्षेत्र की बात भी करते हैं तो युवा को राजनीति में आना चाहिए। तो फिर फ्रीडम फाइटर और नेता में तो मतलब नहीं, उस समय स्वतंत्र, देखिए दो बात। उस समय देश की आवश्यकता स्वतंत्रता थी, हम पराधीन थे। तो देश के स्वशासन के लिए पराधीनता नहीं, स्वाधीनता, हमारा अपना राज आएगा, इसके लिए हम संघर्ष कर रहे थे। जो परिवर्तन ला सकता है वो नौजवान ला सकता है, कि उसके पास सोच होती है, समझ होती है, सक्रियता होती है, शारीरिक क्षमता होती है। बुजुर्ग व्यक्ति संघर्ष नहीं कर सकता, बालक संघर्ष नहीं कर सकता, कौन करेगा? तो 15 से 45 के करेगा। 45 के बाद आपको बीपी डायबिटीज होने लगेंगे। और हम कहते भी हैं कि अगर आप मंदिर जाते, फूल चढ़ाते, आधा किलो वो फूल कभी चढ़ाया आपने?
लेते हैं क्या कभी? बिल्कुल, फूल तो चढ़ाते ही मंदिर। आधा आधा खिला हुआ नहीं, कुमलाए हुए फूल चढ़ाते हैं कभी? पूरा जो कुमला गया बासा हो गया वो चढ़ाते हैं क्या? नहीं, ताजे फूल चढ़ाते हैं। ताजा ही फूल चढ़ाते हैं। तो नौजवान वो ताजा फूल है जो मातृभूमि की चरणों में चढ़ना चाहिए। इसलिए राजनीति में नौजवानों को आना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर विवेक होता है, सोच होती है, सक्रियता होती है, आप संघर्ष कर सकते हैं। पर आपने उसे एक नई बात जोड़ी कि राजनीति करें, व्यवसाय करें। राजनीति के साथ साथ व्यवसाय भी करना चाहिए। राजनीति व्यवसाय नहीं हो सकती। जो लोग ये सोचकर आते हैं कि राजनीति से कुछ कमा लूंगा, वो असफल हो जाते हैं, कुंठित हो जाते हैं। आप अपना काम धंधा करिए, और 99% लोग वही करते हैं। कोई किराने की दुकान चला रहा है तो राजनीति कर रहा है, वकालत कर रहा है तो राजनीति कर रहा है, नाना प्रकार का व्यवसाय कर रहा है। आपकी जीविकोपार्जन के लिए राजनीति नहीं है। राजनीति में तो आपको समय भी देना पड़ेगा, तन मन धन तीनों देना पड़ेंगे। आपके परिवार का समर्थन अगर राजनीति में नहीं है तो आप असफल हो जाएंगे। आप रात को 11 बजे भी लौटते हैं, 12 बजे भी लौटते हैं, 2 बजे भी लौटते हैं, सुबह जल्दी भी जाते हैं, चाहे अनचाहे फोन भी आते हैं। तो परिवार का साथ, आपका संयम, आपकी मेहनत, हाँ यहां से आपके संबंध बनते हैं। और आप स्वार्थ लेकर आओगे ना, टारगेट लेकर आओगे ना, तो राजनीति में फेल हो जाओगे। आपके जो भाग्य में लिखा है वो कोई आपसे छीन नहीं सकता, और जो आपके भाग्य में नहीं है वो कोई आपको दे नहीं सकता। इसलिए पहला स्वयं पर विश्वास रखना, दूसरा संगठन पर विश्वास रखना, जिस भी संगठन में काम करें, तीसरा ईश्वर पर विश्वास। जो आपके नसीब में लिखा है ना वो आपको चलकर आएगा। और खुद के पैरों पर खड़े होकर राजनीति करें, परजीवी ना बने, पैरासाइट ना बने। वो कौन सी बेल होती है? अमर बेल। वो ना बने किसी के सहारे चल रहे, अपने पैरों पर खड़े, अपने दम, जितने भी स्तर के हों, जिस तरह राजनीति, आपका अपना प्रभाव होना चाहिए। और जहां है वहां से 2 कदम आगे बढ़ने की सोच लेकर चले तो 100 कदम अपने आप चल जाएंगे। ये बहुत बड़ा मैसेज है। और अच्छे लोगों को, अच्छे परिवार के लोगों को राजनीति में आना चाहिए। आज अच्छे लोगों को देश आह्वान भी कर रहा है, जरूरत भी है। माननीय मोदी जी ने कहा है कि हम 1 करोड़ नए ऐसे नौजवानों को राजनीति से जोड़ेंगे, इनके परिवार का कोई राजनीति, कोई बिल्ला लगा कर नहीं, कोई फलाने का बेटा हूं, मैं इंदिरा गांधी का पोता हूं इसलिए मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए, नेता प्रतिपक्ष नहीं बनना चाहिए। मैं चाय बेचने वाले का बेटा हूं, अपनी मेहनत से यहाँ पहुंचो इसलिए मुझे प्रधानमंत्री बनना चाहिए। ये होना चाहिए। औलाद की सफलता इस बात में नहीं है कि वो किसके बेटे हैं, वो किसके नाम से पहचाने जाते हैं। औलाद की सफलता इस बात में है उसके माँ बाप उसके नाम से पहचाने जाए। तो ये आज के नौजवान को करना चाहिए कि आपके कारण आपके परिवार का, कुल का, आपके समाज का मान सम्मान बढ़े। इसलिए आप केवल राजनीति नहीं, आप नेतृत्व करें। जैसे हम बात कर रहे थे, भले जो लोग राजनीति में जिस क्षेत्र में वहां के लीडर हैं, वहां वो समाज को दिशा दे रहे हैं, आप जहां है वहां अच्छे करते रहिए, लोग आपका अनुसरण करें, आपके जाने के बाद लोग याद करें। कबीरदास ने कहा ना, कबीरा जब हम पैदा हुए हम हंसे, जग हंसे हम रोए। बच्चा होता तो लोग खुशी मनाते हैं, बच्चा रोता है। करनी ऐसी कर चलो हम हंसे जग रोए। हमारे जाने के बाद हमारे पीछे कितनी भीड़ चलती है, वो आपके जीवन की सफलता है, वो आपके जीवन की सार्थकता है। नाम कमाया, पैसा कमाया, और बाद में कोई आपका नाम लेने वाला नहीं रहा। जैसे मैंने 3 उदाहरण दिए, अहंकार में 3 हो गए, धन दौलत और वंश। ना मानो तो देख लो, रावण कौरव कंस। आज को अपने बेटे का रावण नाम नहीं रखता, सोने की लंका है उसके पास। आज कोई दुर्योधन अपने बेटे का नाम नहीं रखता, आज कोई कंस अपने बेटे का नाम नहीं रखता। पर सबरी नाम आपको कई मिल जाएंगे, बिरसा मुंडा नाम के कई मिल जाएंगे, जॉर्ज पंचम कोई नहीं रखता। तो काम ऐसा करें कि लोग आपको आपके जाने के बाद याद करें। और इसलिए नौजवानों को समाज के क्षेत्र में आगे आना चाहिए। कांग्रेस हमेशा कहती है कि बीजेपी जब से सत्ता में आई है तब से एजेंसियों का मिसयूज कर रही है। कितना मानते हैं आप इस चीज को?
देखिए, दो तरह की एजेंसीज है। एक जो इंटरनेशनल इश्यूज देखती हैं, एक एक्सटर्नल इश्यूज देखती है इंटरनेशनल लेवल पे। एक हो गई इंटरनल एजेंसीज। और कांग्रेस का ऐसा कहना है कि वो दोनों ही एजेंसीज का यूज इंडियन पॉलिटिक्स में करती है। कैसे आप इस चीज को देखते हैं? गालिब गलतियां उम्र तमाम करता रहा, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता रहा। धूल तो आपके चेहरे पर है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोच। कांग्रेस ने कभी अपना आत्मूल्यांकन किया है क्या कि हम चुनाव क्यों हारे? आप पहला आत्मघाती तो काम यही कर रहे हो पिछले 25 साल में, 30 साल में। आप गठबंधन करते हो तो कई राज्य ऐसे हैं जहां आपके कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का सिंबल ईवीएम पर या बैलेट पेपर पर देखा ही नहीं, पीढ़ियां गुजर गई। उत्तर प्रदेश का कार्यकर्ता कांग्रेस का चुनाव चिन्ह भूल चुका है। कैसा होता है बैलेट पेपर में, कैसा होता है ईवीएम में। और आप डबल व्यवहार करते हो, दोहरी नीति। तृणमूल और कांग्रेस दिल्ली में एक दूसरे की हत्याएं करते हैं, बंगाल में सॉरी, तो दिल्ली में जाकर गले मिलते हैं। कम्युनिस्ट और कांग्रेस, उनके कार्यकर्ताओं की आपस में हत्या हो रही है आज भी। दिल्ली में आप एक इंडिया गठबंधन, तो आपकी दोहरी नीति, आपका गलत नेतृत्व। अब मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। बिहार में चुनाव थे, कांग्रेस ने नारा दिया वोट चोरी का, दिया वोट चोरी हो रही, वोट चोरी हो, उन्होंने दिया नारा और वोटर लिस्ट से नाम भी काट हाँ। लिया। ठीक है, 50 लाख नाम वहां एसआईआर में कटे। एक व्यक्ति सामने नहीं आया कि मेरा नाम कटा, नॉट ए सिंगल पर्सन। तब भी और आज भी चुनाव होगा तब। क्यों? क्योंकि आपने बोगस वोटर भर रखे थे। चलिए वो एक अलग कहानी एसआईआर की। चुनाव थे बिहार में, राहुल गांधी कहां थे उस समय? पचमढ़ी में शिविर कर रहे थे। जब आप मैदान में जाकर पसीना नहीं बहाओगे, आप फील्ड में हो ही नहीं, तो कहां से रिजल्ट आएंगे? आज कांग्रेस का कार्यकर्ता मैदान में नहीं उतरता है। 5 साल मेहनत नहीं करता है। टीवी पर और ट्विटर पर कांग्रेस सीमित रह गई है। कांग्रेस अगर मैदान में आती है तो कांग्रेस संघर्ष देती है। हार जीत एक अलग विषय है, और अब मैदान में ही नहीं है तो कैसे होगा? हर चुनाव के बाद राहुल गांधी विदेश चले जाते हैं। आज आप पता है चुनाव के अलावा राहुल गांधी किन प्रदेशों में जाकर मेहनत कर रहे हैं। और दुर्भाग्य से जहां जहां पांव पड़े आपके, तांता बंटाधार। मध्य प्रदेश से भारत जोड़ो यात्रा लेके आए थे चुनाव से पहले, पूरे देश पर उनकी यात्रा हुई थी। जिन 27 सीटों से राहुल गांधी की यात्रा निकली, सारी की सारी कांग्रेस हार गई। वो संयोग भी है। तो आरोप लगा रहा है आप तो। अच्छा, कांग्रेस को ना तो निर्वाचन आयोग पर भरोसा, ना संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा, ना न्यायपालिका पर भरोसा। अगर हम दुरुपयोग करते हैं, चलिए मान लीजिए जो कांग्रेस कहती है सही है, तो हम झारखंड में दुरुपयोग क्यों नहीं करते? हिमाचल में क्यों नहीं कर पाए? कर्नाटक में क्यों नहीं कर पाए? तमिलनाडु में क्यों नहीं कर पाए? केरल में क्यों नहीं कर पाए? वहां भी तो आपकी सरकार बनी है ना। लोकतंत्र में जनता जिताती, स्थानीय मुद्दे प्रभावी रहते हैं। 18 में कुछ स्थानीय मुद्दे बने, हमारी सरकार कुछ सीटों के अंदर से चली गई। हमारी मेहनत में भी कमी नहीं थी, 50,000 वोट उनसे ज्यादा आए हमको, तो भी हमारी सरकार नहीं बनी। तो जहां आप जीतते हो वहां ईवीएम सही है,
जहां आप हारते हो वहां ईवीएम खराब है, एजेंसियों का दुरुपयोग हम कर रहे हैं। तो मीठा मीठा गप का कड़वा कड़वा तो ये नहीं चलेगा ना। आप पुरुषार्थ दिखाइए, आप परिश्रम भाइये, आपका कार्यकर्ता वहां मैदान में जाकर मेहनत करे तो परिणाम आएगा। सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं। आप कर्महीन हो, दोष आप दूसरों को दे रहे हो। तो मैं तो कहता भी हूं कि छलनी में दूध लिया और किस्मत को दोष दे रहे हो, नीचे जाएगा ही ना। एक संस्कृत का श्लोक है, उद्धम साहस धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रम षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहायक। उद्धम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम, ये 6 जहां होते हैं वहां देवता भी आपकी मदद करते हैं, भगवान भी उनकी मदद करता है जो खुद अपनी मदद करते हैं। कांग्रेस के तो सामने से थाली उनके सामने रखी है और छीन जाती है आपकी कर्महीनता के कारण। आज से 10 साल पहले गोवा में चुनाव थे, 19 सीट कांग्रेस के पास थी, 17 सीट भाजपा के पास थी, 4 इनके गठबंधन के सहयोगियों के पास थी, 3 और 1, कुल 23 बहुमत के लिए चाहिए थी, जो इनके पास था। 2 दिन तक कांग्रेस ये निर्णय नहीं कर पाई कि हमारा विधायक दल का नेता कौन होगा। वो 4 के शक्के हमारे पास आ गए, हमारा नेता तय था, हमने सरकार बना ली। अब आपको एजेंसी को दुरुपयोग है, निर्णय आप नहीं करते, गलत निर्णय आप करते हो, तो फिर दोष हमको देने का क्या। एक मजेदार किस्सा मैंने पीछे सुनाया था, आपको भी सुनाता हूं कि एक घर में रसोईया था, उसने रोटी बनाई, रोटी जली, तो रसोईया ने कहा कि तवा बदल लो। रोटी फिर भी जली, तो रसोईया ने कहा आटा बदल लो। रोटी फिर भी जली, तो कहा चूल्हा बदल लो। हर बार रोटी जलती थी, सामान बदलता रहा, पर रोटी जलती रही। किसी की कहने की हिम्मत यह नहीं हुई कि रसोईया बदल लो। कांग्रेस को रसोईया बदलने की जरूरत है। जिस दिन गांधी परिवार से कांग्रेस मुक्ति पा जाएगी, कांग्रेस भी जीतना सीख जाएगी। ठीक है, आपकी तरफ से मैसेज है कांग्रेस को। वो माने या ना माने, ये उनके ऊपर है। लोग देख रहे हैं ना, आप खानदानी सीट छोड़कर नेहरू जी सुल्तानपुर से लड़ते थे, इंदिरा जी अमेठी रायबरेली से लड़ती थी, राजीव जी संजय जी अमेठी से लड़ते थे। वो गांधी परिवार की परंपरागत सीटें थी। राहुल गांधी कहां से चुनाव लड़ने गए? वायनाड से। क्यों? क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य है। आपका इतना मुस्लिम प्रेम, इतना तुष्टीकरण, और बात निकली है तो एक बात मुझे भी ध्यान में आई। कल कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत भगवान राम को इमाम हिंद बोल रही थी। इमाम कौन है आपको पता है? कौन होते हैं? जो मस्जिद में नमाज पढ़वाते हैं। एक तरीके से उनके सुप्रीमो हो गए। हाँ, मस्जिद के जो सुप्रीमो होते हैं उनको इमाम ही बोलते जो नमाज पढ़वाता है वो इमाम होता है। इमाम मोजी लहसुन के लाल रस्ते होता है, जो नमाज पढ़ाने का इमाम ही करता है। तो राम के इमाम कह के आप क्या साबित करना चाहते हो? क्या हिंदुओं की आस्था पर कुठाराघात नहीं है? आपकी पॉलिसी क्या, यही आपको पता नहीं है। कांग्रेस, माफ करना, आपने विषय निकाला है तो 1980 में इंदिरा जी को 360 सीट आई थी। इंदिरा जी की हत्या के बाद जब चुनाव हुए तो कांग्रेस 400 पार थी। एक बार ही देश में कोई पॉलिटिकल पार्टी 400 पार हुई, वो कांग्रेस थी। सहानुभूति और सब परिस्थितियां थी। 89 में कांग्रेस की 150 सीटें कम हो गई, 150 से भी ज्यादा। क्यों कम हुई?
एक तरफ इस देश में शंकर राव चौहान अयोध्या में जाकर राम जन्मभूमि पूजन करके आते हैं। मामला गर्म था उसमें, गृह मंत्री थे शंकर राव चौहान। कोई राजीव गांधी को सलाह देता कि तो अत्याचार हो गया, अन्याय हो गया, मुस्लिम वोट बैंक खिसक जाएगा। संयोग से इंदौर की 70 वर्षीय महिला शाहबानो, बुढ़ा बुढ़िया में कोई विवाद होता है, वो तलाक तलाक तलाक, उसको 3 तलाक देता है। और हिंदू और मुस्लिम एक जो अंतर रहता है, अपने परिवार में 2 बुजुर्गों में झगड़ा भी हो जाए तो एक बेटा कहता है माँ तू मेरे साथ रहे, दूसरा बेटा कहता है पिताजी तू मेरे साथ रहे। बाद में समझौता हो तब देखेंगे। वहां तलाक हो गया तो कोई आपका संबंध ही नहीं। वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जीतती है, वो हाई कोर्ट से जीतती है, वो सुप्रीम कोर्ट से जीतती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को राजीव गांधी की सरकार संसद में बिल लाकर, क्योंकि जो अभी उनके पास 2/3 बहुमत था, वो संविधान में संशोधन करती है कि शरीयत के मामले में न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं कर सकती। ये तुष्टिकरण की पराकाष्ठा थी। उस तुष्टिकरण के कारण कांग्रेस का हारना प्रारंभ हुआ और हार का क्रम आज तक लगातार चल रहा है। अगर आप इस देश के बहुसंख्यक समुदाय का अपमान करोगे, आप हमारी आस्था का अपमान करोगे, तो ये देश समाज भी देख रहा है। सुप्रिया सेनेट जी ने राम को इमाम हिंद कहा है ना, तो उसका जवाब देश की जनता देगी उनको, चिंता मत करिए। राम हमारे आराध्य हैं भाई हिंदुओं के। आपको जय श्री राम कहने में भी कष्ट है, आपको जिसको मानना हो मानिए, हमको आपत्ति नहीं है, पर राम इमाम हिंद नहीं है, राम हिंदुओं के आदर्श है। हाँ, इस्लाम में जिनको मानना है माने, राम सबके, हम तो कहते हैं सबके साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसमें जिसको राम को मानना है वो भी माने। पर जो नहीं मानता हमको उसमें भी आपत्ति नहीं है, पर जबरन गले में आप ठूसोगे। हिंदू समाज जवाब देना जानता है, और लोकतंत्र में तो चुनाव में जवाब दिया जाता है। समझ में आ जाएगा इनको आने वाले समय में। फिर दोष देते फिरेंगे, हम तो कहते भी हैं कि लम्हों ने खता की है, सदियों ने सजा पाई। जनता जवाब देगी। आखिरी सवाल, कांग्रेस से हटके और जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है सबसे हटके है, तो कह रही है पॉलिटिकल पार्टी का ही सवाल, एक ऐसी कम्युनिटी भी है जिसका कहना है कि AIMM जो पार्टी है वो बीजेपी के लिए काम करती है, वो कांग्रेस का वोट काटती है और वो वोट जो है शिफ्ट होके बीजेपी के पास चली जाती है। इसको आप कैसे करके देखते हैं? मतलब बीजेपी कैसे देखती है इस चीज को? AIMM का, और अभी भी वो बयान सबको याद होगा, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो वाला जो बयान है, वो तो खैर सबको याद ही है। देखिए ओबीसी बंधु जो करते हैं दुनिया उनको जानती है, पर AIMIM का सबसे ज्यादा प्रभाव कहाँ है? हैदराबाद में, तेलंगाना में, हैदराबाद में। वहां तो कांग्रेस की सरकार बनी, बीजेपी को फायदा कैसे? वो अपनी राजनीति करते हैं, वो पंथ की राजनीति करते हैं, हम उनसे सहमत नहीं है। और आप लोकतंत्र में किसी चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकते ना। जो जवाब देना है उनको देते हैं माकूल जवाब। उनके खिलाफ कौन लड़ता है हैदराबाद में? ओबीसी बंधुओं कौन ललकारता है हैदराबाद में? टी राजा कौन सी पार्टी का है? बीजेपी। लोकसभा प्रत्याशी कौन थी वहां से? भाजपा की थी, कांग्रेस ने प्रत्याशी नहीं उतारा। आजकल गायब है वो। कार्यकर्ता है, सांसद नहीं मिली तो इसलिए नहीं हार गई चुनाव। लड़ते हम हैं, संघर्ष हम करते हैं, और उनको मुस्लिम वोट देते हैं, वो मुस्लिमों की बात करते हैं। तो कांग्रेस की हालत तो वो हुई ना, माया मिली लगा, हिंदुओं के रहे नहीं, मुसलमानों के बने नहीं। ना हिंदूवादी पार्टी, ना मुस्लिमवादी पार्टी, ना राष्ट्रवादी। वही कह रहे हैं, आपकी दिशा क्या है?
आप तो बेपैंजी के लोटा हो गए हो, कभी इधर ढड़कते कभी उधर ढड़कते, आपका आधार ही नहीं। तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन नहीं है, फिर भी तुमको यकीन नहीं है। अपना धरातल तो खोजिए, अपना आधार तो संभालिए, किस आधार पे आगे बढ़ो उसकी समीक्षा तो करिए। भारतीय जनता पार्टी जिस दिन चुनाव समाप्त होता है ना, विजय जुलूस निकल जाता है, शपथ वपथ हो जाती है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी समीक्षा बैठक करती है। ये लोकसभा तो जीत गए, ये 150 बूथ कैसे हार गए? विधानसभा तो जीत गए, ये 50 बूथ क्यों हार गए? इस बार 25,000 से जीते थे, इस बार 23,000 से कैसे रह गए? या 25,000 जीते तो 30,000 ही क्यों मिले, 35 क्यों नहीं मिले? एक एक मतदान केंद्र की समीक्षा हम करते हैं। हमारी चुनौतियां क्या हैं, हमारी सफलताएं क्या हैं, हमारी विफलताएं क्या हैं, हमको चैलेंज क्या है। अगले दिन से हम चुनाव में लग जाते हैं, 5 साल मेहनत करते हैं, तब ये परिणाम आता है। कोई किक आ जाए सामने, हम उससे लड़ते हैं। ठीक है, ये तो सारी पार्टियां मानती है बीजेपी 24 घंटे काम करती है, ये तो भैया टॉप वही विद्यार्थी करता है 24 घंटे पढ़ता है। 20 सीरीज से पास करने वाला 3rd डिवीजन ही पास होगा। आप 20 सीरीज से तैयारी करते हो, हम किताब से पढ़ते हैं। अखिलेश यादव का ही ये बयान था कि बीजेपी इसलिए जीतती है बिकॉज वो 24 आवर्स काम करती है। ओवैसी साहब ने भी यही बोला था कि 24 घंटे काम करती है इसलिए वो जीतती है। करते हैं ना पूरे देश भर में। इसके हारने का जो मेन रीजन है वो यही है आप देखिए ना, 12 करोड़ सदस्य आज हमारे, 18 करोड़ पिछली बार थे, मतलब 5 साल टोटल मिलाते हैं तो 18 करोड़ लोग अगर 5 साल एक ही बात सोचेंगे, भाजपा 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 भाजपा, मोदी 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 मोदी, तो जबते जबते मंत्र सिद्ध हो जाता है ना। भारतीय जनता पार्टी ने मंत्र सिद्ध कर लिया है। 18 करोड़ सदस्य हैं, अगर उसकी पति या पत्नी का वोट मिला तो कितने करोड़ वोट हो गए? 36 करोड़। अगर उनके पिताजी माताजी या बेटे बेटी का ही वोट मिल गया कितने हो गए? 72 करोड़। हम चुनाव जीत गए। अभी वहां तक तो 72 करोड़ तक तो हम पहुंचे भी नहीं है, अभी तो 28 करोड़ के आसपास है जो वोट मिलते होते। तो उस लाइन में हम 50 साल की सोच रहे हैं। केवल हमारा जो सदस्य बन गया उसके परिवार के वोट हमको मिल गया तो हम चुनाव जीत जाते हैं। उतने नीचे तक हम गए हैं ना। अभी आपको जान के आश्चर्य होगा, हमारे मंडलों के प्रशिक्षण वर्ग हुए 24 घंटे के, जो मंडल की कार्य समिति है 24 घंटे रही, उनके विषयों को लेकर प्रशिक्षण चला। बाद में जिले के प्रशिक्षण वर्ग हुए, 36 घंटे का प्रशिक्षण वर्ग हुआ, जो लोग उसमें अपेक्षित थे 250-300 वो लोग उसमें आए। अभी हमारा बूथ कमेटी का प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है, डिजिटल लर्निंग। उसमें एक पाठ्यक्रम है, हमारा कार्यकर्ता उसका सुनता है वीडियो को, और सुनने के बाद उसमें जो प्रश्न उत्तर उसका जवाब देता है। तो इतनी वैचारिक मजबूती जिस पार्टी के साथ हो, चाहे राहुल जी आ जाएं, चाहे अखिलेश जी आ जाएं, चाहे ममता जी आ जाएं, चाहे मायावती जी आ जाएं, चाहे ओवैसी जी आ जाएं। और इसलिए हम तो कहते भी है ना, सेना में आपने एक शब्द सुना होगा, जो सेना शांति काल में पसीना बहाती है उसको युद्ध में खून बहाना नहीं पड़ता। तो हम तो चुनाव से पहले मेहनत कर रहे हैं। मेरा बूथ सबसे मजबूत, तो कल चुनाव में कहते थोड़ी है, अभी से हम काम कर रहे हैं। हमारी बूथ कमेटी, पन्ना प्रमुख, पन्ना समिति, लाभार्थी से हमारा संपर्क, मन की बात, बूथ की बैठक। तो बहुत पहले किसी ने कहा कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाति ही सिल पर परत निशान। जब प्रयास करने से पत्थर पर निशान पड़ जाता है तो हम तो मेहनत मतदाता पे कर रहे हैं, वो तो इंसान है। हम भी मोदी मोदी जप रहे हैं, वो भी मोदी मोदी जपने लगा, सारा देश मोदी में हो गया। इसलिए कोई दूसरा फैक्टर हमारे लिए काम नहीं करता। हमारी कोई एजेंसी है तो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी है, राज्य के मुख्यमंत्री और संगठन है। हमारी ताकत हमारा नेतृत्व, हमारा संगठन, हमारी विचारधारा है। समस्या ये है कि हमारे विरोधियों के पास ना नेतृत्व है, ना संगठन, ना विचारधारा है, इसलिए हम मुकाबला नहीं कर पाते।
हमें किसी तीसरी शक्ति या सहारे की आवश्यकता नहीं है। हम अपनी ताकत पर, अपने बलबूते पर अपना चुनाव जीतते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत समय निकाला और आखिरकार टाइम मिल ही गया। और जब लोग देखेंगे तो बहुत सारे मैसेजेस भी हैं आपके, पॉजिटिव मैसेजेस, उस पर ध्यान देते हैं लोग काफ़ी। और थैंक यू सो मच। तो अगली बार हम लोग मिल रहे हैं, जब आप बुलाएंगे। ये लोग डिसाइड करते हैं, क्योंकि लोगों ने ही मेरे को आपके देखिए, पास हम भेजा हम था। तो ऐसा सोचते हैं, हम हैं राही प्यार के, हमसे कुछ ना बोलिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। आपने बुलाया, हम आ गए, और फिर बुलाएंगे, फिर आएंगे। अगले 5 साल में आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? आज भी कार्य करता हूँ, कल भी कार्य करता रहूंगा, जब तक जीवित रहूंगा कार्य करता रहूंगा। प्रदेश उपाध्यक्ष के बाद कार्य करता हूँ, ये सबसे स्थायी पद है। बाकी जो भूमिका संगठन तय करे, मैं तो हमेशा कहता भी हूँ, बांसुरी का उदाहरण सबको देता हूँ। आपने बांसुरी सुनी है? तो बांसुरी बहुत मधुर लगती है, पर वह तभी मधुर है जब बांसुरी का स्वर, बजाने वाले का स्वर एक हो। बजाने वाला कुछ और चाहे और बांसुरी से कुछ और स्वर निकले, तो बांसुरी बेसुरी हो जाती है। तो इस बांसुरी से वही स्वर निकलेगा जो बजाने वाला चाहेगा। संगठन जो भूमिका देगा उसको पूरी ईमानदारी से करना, तन्मयता के साथ करना। संगठन कहेगा कार्यालय में झाड़ू लगाना है, तो झाड़ू भी इतने शानदार तरीके से लगेगी कि आपको कचरे का एक कण दिखाई देगा। संगठन कहेगा भाषण देना है, तो भाषण भी उस स्तर का होगा कि जिनको देना है उनको आनंद आए। संगठन कहेगा चुनाव लड़ाना है, तो जिता कर दिखाना है। जो भूमिका संगठन तय करेगा उस भूमिका में पूरी तन्मयता के साथ, ईमानदारी के साथ, पारदर्शिता के साथ करना। जो गौतम बुद्ध कहते थे, बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, धम्मम संगम गच्छामि। तो बुद्ध ये व्यक्ति है, संघ ये संगठन है, संगम शरणम गच्छामि, और धम्मम संगम गच्छामि ये विचारधारा है। तो हम विचारधारा के लिए समर्पित कार्य करता है। कल को संघ अगर ये भी कह देगा कि अब आप भारतीय जनता पार्टी में काम नहीं करना, अन्य किसी संगठन में आपकी भूमिका तय की जाती है, तो 1 सेकंड नहीं लगेगा उस नई भूमिका में आने में। तो विचार के लिए जीवन समर्पित है, जब तक जिएंगे विचार के लिए काम करते रहे। ठीक है, डन। एकात्मता और अखंडता के लिए हुआ, और आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम जो नारा लगाते थे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी, जहां हुए बलिदान मुखर्जी, जो कश्मीर हमारा है। तो मित्रों, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है करके दिखा दिया है। वहां से धारा 370 भी हटी है, वहां से 35 भी हटी है। और विश्वास रखिए, आपने जो मजबूत सरकार बनाई है, हम अपनी आंखों के सामने पाकिस्तान के कब्जे में जो कश्मीर है उसको भी भारत के साथ मिलकर वो देखेंगे। जैसे एक अखंडता के लिए डॉक्टर मुखर्जी ने बलिदान दिया था, उसको हम पूरा कर रहे हैं। इस देश की शिक्षा का डॉक्टर मुखर्जी ने कहा था कि भारत की शिक्षा व्यवस्था भारतीय भाषा में होना चाहिए। हमारी जो नई शिक्षा नीति है उसमें मातृभाषा में शिक्षा देने का प्रावधान रखा है। निश्चित तौर पर मित्रों, हम लोग सौभाग्यशाली हैं, हम उस दल में काम करते हैं इसलिए देश पहले है। हम उस दल में काम करते हैं इसलिए भारत माता की जय पहले है। हम उस दल में काम करते हैं इसके लिए महापुरुष पहले हैं। तुमने दिया देश को जीवन, देश तुम्हें क्या देगा, अपनी आज तेज करने को नाम तुम्हारा रहेगा। आइए 125वीं जयंती पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चरणों में नमन करें, श्रद्धा सुमन अर्पित करें, और डॉक्टर मुखर्जी ने जो मार्ग हमें दिखाया है उस पर चलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।
एकात्मता और अखंडता के लिए हुआ। और आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम जो नारा लगाते थे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी, जहां हुए बलिदान मुखर्जी, जो कश्मीर हमारा है। तो मित्रों, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है करके दिखा दिया है। वहां से धारा 370 भी हटी है, वहां से 35 भी हटी है। और विश्वास रखिए, आपने जो मजबूत सरकार बनाई है, हम अपनी आंखों के सामने पाकिस्तान के कब्जे में जो कश्मीर है, उसको भी भारत के साथ मिलकर वो देखेंगे। इस एकता अखंडता के लिए डॉक्टर मुखर्जी ने बलिदान दिया था, उसको हम पूरा कर रहे हैं। इस देश की शिक्षा का डॉक्टर मुखर्जी ने कहा था कि भारत की शिक्षा व्यवस्था भारतीय भाषा में होना चाहिए। हमारी जो नई शिक्षा नीति है, उसमें मातृभाषा में शिक्षा देने का प्रावधान रखा है। निश्चित तौर पर मित्रों, हम लोग सौभाग्यशाली हैं, हम उस दल में काम करते हैं, इसलिए देश पहले है। हम उस दल में काम करते हैं, इसलिए भारत माता की जय पहले है। हम उस दल में काम करते हैं, इसके लिए महापुरुष पहले हैं। तुमने दिया देश को जीवन, देश तुम्हें क्या देगा, अपनी आज तेज करने को नाम तुम्हारा रहेगा। आइए 125वीं जयंती पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चरणों में नमन करें, श्रद्धा सुमन अर्पित करें और डॉक्टर मुखर्जी ने जो मार्ग हमें दिखाया है, उस पर चलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।